जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। चूँकि इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश के लोकल लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पिछले वीडियो को हमने एक अपलोड किया है यूपी लोकल लॉ पार्ट 1, उसको जरूर देखिएगा। और विषय मेरा अभी चकबंदी अधिनियम से, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम से है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे राज्य सरकार किस धारा में उद्घोषणा करती है चकबंदी क्रियाओं को किसी कटक को अधीन में लाने के लिए, और पुनः जब राज्य सरकार जब धारा 52 लागू हो जाती है तो उसके बाद फिर से पुनः किसी कटक को चकबंदी के अधीन कैसे लाया जाएगा या उसको कैसे अपने उद्घोषणा को निरस्त किया जाएगा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जब उद्घोषणा हो जाती है और उद्घोषणा जारी होने के पश्चात यदि राज्य सरकार निरस्त नहीं करती है उस उद्घोषणा को, या वह उद्घोषणा धारा 52 के अधीन पूर्ण नहीं होता है, तो बीच में क्या प्रक्रियाएं हैं। और उन प्रक्रियाओं के तहत दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रारंभिक योजना तैयार किया जाता है, दूसरा अंतिम योजना तैयार किया जाता है। और जब प्रारंभिक योजना तैयार किया जाता है उसके ठीक पहले की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। और यह अध्याय 2 धारा 6 क से लेके धारा 12 तक है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। बीच में कुछ इम्पॉर्टेंस वाले सेक्शन है और कुछ जो है ऐसे सामान्य सेक्शन है, लेकिन देखा जाए एग्ज़ाम के पर्पज से तो सभी सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग प्रारंभिक योजना तैयार करने से पहले क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। तो उसमें हम लोग देखते हैं धारा 6 क जो है वो बताता है कि ऐसा कोई निर्विवाद मामला है जो अंतरण से संबंधित है या उत्तराधिकार से संबंधित है, तो उसको इसमें एक अथॉरिटी दी गई है सहायक चकबंदी अधिकारी को। ये कह रहे हैं कि सहायक चकबंदी अधिकारी उस मामले को निपटाएगा। यानी कि यदि कोई उत्तराधिकार का मामला है या कोई प्रॉपर्टी अंतरण की गई है तो ये धारा 6 क में बताया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात जैसी विहित की जाए निपटाया जाएगा। और एक और प्रोविजो इसमें कह रहा है कि प्रतिबंध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जाएगा और न ही जारी रखा जाएगा या न ही निपटाया जाएगा। मतलब ये जो कुछ भी प्राइमा फेसी प्रक्रिया है इन सब मामलों में ये धारा 8 के अधीन जो प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व ही किया जा सकता है, उसके पश्चात नहीं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अब धारा 8 की प्रक्रिया क्या दिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और धारा 8 की प्रक्रिया यदि प्रारंभ हो जाती है तब क्या किया जाएगा। उस समय कोई उत्तराधिकार का मामला आ जाए या अंतरण का मामला आ जाए तो इसके लिए फिर हमें धारा 12 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि धारा 12 में ये बताया गया है कि इसके पश्चात यदि दौरान कोई मामला होता है या अंतरण होता है, किसी चकबंदी क्रियाओं के अधीन कोई प्रॉपर्टी है, तब क्या किया जाएगा। तो इसमें इतना हो गया। अब इसमें एक बात और कह दिया कि उप धारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा। यानी कि जो धारा 9 में आपत्ति करने का जो अधिकार दिया गया है, जब ये प्रारंभिक योजना तैयार होने के पहले ये जब ये प्रक्रिया को अपनाएंगे तो उसमें बाकायदे 21 दिन की नोटिस दी जाएगी। उसी दौरान आपको आपत्ति करना होता है। तो उन सब प्रक्रियाओं के बारे में भी कह रहा है कि धारा 9 में अगर जो कोई आपत्ति करने का अधिकार है तो उसको ये निर्बंधित नहीं करता है। अब धारा 7 क्या कह रहा है कि धारा 7 में कह रहा है कि जो कुछ भी प्रक्रियाओं को चालू किया जाएगा उसके पहले ये कह रहा है कि जो उप संचालक चकबंदी हैं ये एक प्रकार से पूरे एरिया का जहां चकबंदी का संचालन हो रहा है सर्वेक्षण कराएंगे, और सर्वेक्षण कराने के पश्चात ही आगे की कार्रवाई चालू होगी। और सर्वेक्षण क्यों करवाया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब
किसी भी कार्य को करने के पहले अगर जो सर्वेक्षण हो जाता है तो उससे जो अधिकारी होते हैं उनको सहूलियत होती है। तो यही ये कह रहा है कि धारा 8 वाली जो प्रक्रिया चालू होगी उसके पहले एक सर्वेक्षण कराया जाएगा। और सर्वेक्षण कौन करेंगे? यही वो लोग करेंगे जो उसमें अधिकारी होते हैं। धारा 7 कह रहा है गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण। अब ये पुनरीक्षण हेडिंग में तो दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी प्रक्रिया 8 और 9 में करी जा रही है। लेकिन इसको कह रहा है कि उसके पहले सर्वेक्षण कराया जाएगा, नक्शों का पुनरीक्षण करने के पहले। अब आते हैं हम लोग धारा 8 में कि उसमें क्या किया जाएगा प्रारंभिक योजना तैयार होने के पहले। तो ये जो जिला उप संचालक चकबंदी हैं, ये इसमें 2 क्लास दिए गए हैं। पहले क्लास में सब क्लास 4 दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि क्या क्या किया जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो आगे उपबंध है उसके अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जो नियत किए जाए। मतलब ये जो इसमें दिए गए हैं इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अधीन रहते हुए ये क्या करेंगे, कटक के खसरों का खेतवार पड़ताल के पश्चात और चालू वार्षिक रजिस्टर का उसके परीक्षण तथा उसकी जांच के पश्चात पुनरीक्षण करवाएंगे। इतना काम करवाएंगे और चकबंदी समिति से परामर्श भी लेंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, प्रत्येक घाटे का मूल्यांकन करवाएंगे, उसकी उत्पादन शक्ति और स्थिति पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन पर भी विचार करने के पश्चात ये पुनरीक्षण करवाएंगे। पुनः ये कह रहा है कि घाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य उपस्थित समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आकलित करने के प्रयोजनार्थ कराया जाएगा। क्योंकि जब चकबंदी होती है तो चकबंदी का मेन उद्देश्य होता है कि कई घाटों को एक साथ मिला के संहत किया जाता है, एक साथ किया जाता है छोटे छोटे घाटों को। अब किसी के घाटे में पेड़, कुआं, तालाब, इन सब चीज़ों का व्यवस्था है पहले से और उसको कहीं अन्य जगह पे दिया जा रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कास्ट यहाँ से वहाँ स्थानांतरित होता है। तो इसलिए उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कहीं उस जोतदार का नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो 1 बीघा ज़मीन है सपोज दैट, और उस 1 बीघे में उसने पेड़, कुआं, तालाब आदि लगाए हुए हैं और उसके पास अन्य जगह पे जहाँ कोई 2 बीघे का ज़मीन है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़मीन अगर जो वहाँ मर्ज की जाती है तो बाकी के ये जो कुएं, तालाब, पेड़, बगीचे लगे हुए हैं उसमें जिसकी एक अपनी उपयोगिता है, उसका आकलन किया जाएगा कि अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। क्योंकि प्रारंभिक योजना में यही होता है, तमाम चीज़ों का क्षतिपूर्ति का कहाँ कहाँ किसका कास्ट है उसका मूल्यांकन किया जाता है ताकि इक्वाबलेंट हो। जो ज़मीन का यहाँ पे वैल्यूएशन है वही ज़मीन का वैल्यूएशन दूसरे जगह भी मिले। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि एक से अधिक स्वामी हो तो खंड 2 के उपखंड 2 के अधीन अवधारित मूल्य से प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवाएगा। ये भी जरूरी होता है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का एक घाटे में 2 व्यक्ति होते हैं उसके मालिक, तो अब जब घाटा एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित करके दिया जाता है जहाँ पे दूसरे जगह अलॉट किया जाता है, तो जरूरी नहीं कि सारे लोग साथ ही में जाएंगे। हो सकता है कि उसी समय विभाजन भी इनका कराया जाए, आगे की प्रक्रिया है उसमें विभाजन कराया जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि इनके घाटे में से दोनों लोगों का अंश कितना निर्धारण हो रहा है इसको पहले डिसाइड कर लिया जाता है और उसी के अनुपात में उनके मूल्य के हिसाब से आगे स्थानांतरित की जाती है। अब ये करें कि उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित किया जाएगा। बात वही घुमा फिरा कर है कि ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि सबकी सहूलियत हो सके। चकबंदी का उद्देश्य ही यही है कि सहूलियत प्रदान करना, हर जोतदार को अपने खेत में अच्छे तरीके से कृषि के प्रयोजन से कृषि करना या अन्य कोई प्रयोजन वो कर रहा है तो उस प्रयोजन से उसको पूरा करना। इसलिए छोटे छोटे खेतों को एक जगह बनाया जाता है। और यहाँ भी ये बात कह रहा है उप क्लास 2 के जिला उप संचालक चकबंदी कटक के अंतर्गत आने वाले घाटों के संबंध में नियत आकार में खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवाएगा जिसमें अशुद्धियाँ, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले तथा विवाद दिखाए जाएंगे जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जांच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान ज्ञात हुए हों। जो अभी जो धारा
8 के सब क्लास 1 का सब क्लास 1 पढ़ा गया है, उसमें बताया गया है कि प्रत्येक खेतवार का एक के बाद एक पड़ताल किया जाएगा। उसमें पड़ताल करते समय कोई ना कोई डिस्प्यूट सामने आएगा ही, कोई ना कोई समस्या आएगा ही, एक जोतदार से दूसरे जोतदार के बीच में, एक अंशधारी से दूसरे अंशधारी के बीच में। तो इन सब चीज़ों को भी मेंशन किया जाएगा कि क्या समस्याएं आई हैं, और इन सब चीज़ों को जब तैयार कर लिया जाता है तब उसके बाद से धारा 9 में ये कह रहा है कि प्रकाशित किया जाएगा। अब प्रकाशन की जब बात आएगी तो पुनः हमको फिर धारा 3 का सब क्लास 8 में जाना पड़ेगा कि प्रकाशन का क्या तरीका है, तो उसी तरीके से प्रकाशित की जाएगी। अब धारा 8 का भी एक बात कह रहा है कि प्रारंभिक योजना तैयार करने के पहले एक सिद्धांत का भी तैयार किया जाएगा। सिद्धांत, अब सिद्धांत क्या होगा, तो इसमें जो धारा 8 में दिया गया है ये सिद्धांत कुछ सिद्धांत है, और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को भी एक सिद्धांत में रखा जाएगा चकबंदी क्रियाओं को पूरा करने के लिए। अब जब हम धारा 8 क का सब क्लास 2 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी, यानी कि इसके पहले जो कुछ भी तैयार किए गए हैं, सिद्धांत के रूप में बनाए गए हैं मानक की चकबंदी क्रियाओं को, ये इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंस के रूप में रखा जाएगा। और उसमें क्या होगा तो ये बताता है इसका धारा 8 क का सब क्लास 2 कि उन क्षेत्रों के ब्यौरे जहाँ तक वे उस समय अवधारित किए जा सकें जो आबादी के प्रसार, जिनके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी हैं, तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो नियत किए जाएं वे निर्दिष्ट किए जाएंगे। मतलब हर गांव में कोई ना कोई व्यक्ति भूमिहीन होता है, या कोई ऐसी आबादी क्षेत्र डिक्लेयर की जाती है जो हरिजनों के लिए होती है, ग्राम सभा के लिए होती है, अन्य प्रयोजन से होता है। तो उन सब चीज़ों को भी इस चकबंदी के दौरान अलग करके रखा जाएगा, जो कि आगे उनको आवंटित करने के लिए सहूलियत हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। फिर बाद पर आगे कह रहा है कि वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे, क्योंकि जब ये चकबंदी होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 10% कटौती होती है इन सब प्रयोजनों के लिए, तो ये सब भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि उस भूमि के ब्यौरे जो यूपीजेडए एक्ट के धारा 117 या 117 क के अधीन गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त निर्दिष्ट की जाएगी। तो ऐसे जमीन के लिए भी एक सिद्धांत तैयार किया जाएगा। और प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा, मतलब उस एरिया में कोई भी जो भी होगा उसका एक मानक होगा, जो भी मानक गाटा होगा उसको तैयार किया जाएगा। और इन सब चीज़ों को करने में उपधारा 3 कह रहा है कि सहायक चकबंदी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम घाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा 2 के खंड घ में निर्दिष्ट मानक घाटों का अवधारण करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी घाटे से उसको विद्वेष बस या किसी दुश्मनी बस उसका हरास किया जाएगा। ये इसमें स्पष्ट कर रहा है कि सर्वोत्तम घाटों का अभिनिश्चय किया जाएगा। पुनः एक बार और बता दें कि चकबंदी का उद्देश्य ही यही होता है कि आपके कई घाटों को मिला के एक जगह संहत किया जाए, और ऐसे स्थिति में किया जाए कि आप बहुत अच्छे तरीके से, उपजाऊ तरीके से अपने कृषि को या अपने खेत का उपयोग कर सकें। पर्पज यही होता है। अब हम आते हैं इन जब सिद्धांतों का एक ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है कि ये दिमाग में रखा जाएगा ऐसा चकबंदी क्रियाओं को करते समय। अब इन सब चीज़ों का जब ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार के लिपि या शुद्धि हो, चाहे किसी प्रकार का कोई ऐसा डिस्प्यूट हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धारा 9 में कह रहा है कि इसका बाकायदे प्रकाशन किया जाएगा। और प्रकाशन के साथ उन जोतदार
जो होंगे, जो उसके मालिक होंगे, उनको नोटिस दी जाएगी। और नोटिस किस बात का होगा, ये धारा 9 में दिया गया है कि उनके भूमि में अधिकार और उनके संबंध में क्या उनका दायित्व है। उसके संबंध में धारा 8 के अंतर्गत पाई गई अशुद्धियां, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले और जो भी विवाद हैं, उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके परिणाम संयुक्त जोतों के प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश, गांठों का मूल्यांकन, पेड़ों, कुओं और अन्य संपत्तियों का प्रतिकर आकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन तथा यदि उनमें एक से अधिक स्वामी हो तो उसका विभाजन, इन सब सारे प्रयोजनों के लिए धारा 9 में उसको प्रकाशित करने के बाद उन व्यक्तियों को नोटिस दी जाएगी। और ख इसका कह रहा है कि चालू खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर खसरा चकबंदी धारा 8 क के अधीन तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख जो अन्य बातों के साथ साथ खंड क में उल्लिखित अन्य ब्यौरे दिखाने के लिए नियत किए जाएंगे, कटक में प्रकाशित करेगा। और ये नोटिस जब भी किसी व्यक्ति को दी जाती है, जो जोतदार हो, उसका भूस्वामी हो, उस कटक का, तो उसको 21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करना होता है। ये धारा 9 का सब क्लास 2 बताता है। और उनको आपत्तियों को वहां दर्ज कराना पड़ेगा। नहीं, अगर 21 दिन के अंदर वो आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उनका राइट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आगे धारा प्रोवाइड की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो बात ये कर सकते थे, यदि किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए हैं आपत्ति में, या आपत्ति ही नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास क्या फिर रेमेडी मिलेगा। तब के लिए कह रहा है कि धारा 52 के लागू होने के पहले, धारा 52 जब समाप्त होता है, प्रक्रिया उस एरिया का खत्म हो जाता है, तब वो कह रहा है कि धारा 12 में यही बात है कि यदि ये समय सीमा जो बीत गया है उनका, यदि किसी प्रकार का ऐसा समस्या रह गया है, तब क्या करेंगे, तो कह रहा है कि धारा 12 में, लेकिन धारा 52 के अधीन घोषणा करने के पूर्व ही ये सब बातें कर सकते हैं। वीडियो चूंकि लंबा चलेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको 2 पार्ट में विभाजित करके करें। अभी यहाँ तक के लिए ये समझ लीजिए आप लोग कि धारा 6 क में जो कुछ भी निर्विवाद मामले होते हैं, चाहे उत्तराधिकार से संबंधित या अंतरण से संबंधित, उसको सामान्यतः निपटा दिया जाएगा। किंतु इसमें एक बात कही गई है कि धारा 8 में प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व, उसके पश्चात नहीं, उसके पूर्व ही जो कोई भी आपका ये मामला है निपटाया जाएगा। पुनः ये बात उसमें कही गई है कि यदि आप धारा 9 में कोई आपत्ति उठा सकते हैं तो उसको ये प्रतिबंधित नहीं करता है। धारा 9 में वो क्या बातें हैं लिखी हैं, तो धारा 9 में ये बातें कही गई हैं कि जब भी कोई ये प्रारंभिक चकबंदी तैयार करने के पहले जो पुनरीक्षण कराया गया है, उस एरिया का, कटक का खेतवार पड़ताल कराया गया है, कुओं का मूल्यांकन किया गया है या सिद्धांतों का विवरण तैयार किया गया है, उसका बाकायदे प्रकाशन किया जाएगा। और प्रकाशन में उस व्यक्ति को जिससे वो संबंधित है उसको नोटिस दी जाएगी, या नोटिस के पश्चात वो 21 दिन के भीतर उसको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। ये बात धारा 9 तक दी गई है। पुनः हम आगे एक वीडियो में आते हैं, इसकी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।